डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 36। अक्षरा और विनायक लगभग 1 घंटे बाद चौहान इंडस्ट्री पहुंचते हैं। विनायक अपनी कार से निकलकर चौहान इंडस्ट्री को अपनी जलती निगाहों से घूरने लगता है और मन में कहता है, बस 2 दिन और उसके बाद इस पूरी एम्पायर को मिट्टी में मिला दूंगा और अग्नि और ध्रुव बस देखते रह जाएंगे। बस एक बार मेरी जान से अग्नि को शादी हो जाए, उसके बाद सब कुछ मेरे कंट्रोल में, और फिर दोनों भाई भी मेरे ही कंट्रोल में रहेंगे। अक्षरा जो उसके पीछे ही खड़ी थी उसे ऐसे खड़े देखकर कहती है, विनायक जी कैबिन में बैठे मिस्टर किलर हमारे पास चलकर नहीं आने वाले, हमें उनके पास जाना होगा, अब चलिए। विनायक अपने चेहरे पर आ रही तिरछी स्माइल को छुपाकर कहता है, हाँ मिस ब्यूटीफुल, चलिए। कहते हुए अक्षरा और विनायक ऑफिस बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों जैसे ही लिफ्ट में जाते हैं अक्षरा 30 फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। विनायक ये देखकर हैरान भरी नजरों से अक्षरा की ओर देखता है और कहता है, आप पहले इस ऑफिस में आ चुकी है क्या, जो अपने अग्नि के फ्लो का बिल्कुल सही बटन प्रेस किया है। अक्षरा उसकी तरफ देखते हुए अग्नि की तारीफ करते हुए कहती है, विनायक अब मिस्टर किलर के बारे में कौन नहीं जानता, वो इतनी बड़ी एम्पायर के ओनर है और सबको पता है कि उनका कैबिन 30 लास्ट फ्लोर पर है, क्योंकि उन्हें शांति पसंद है और उस फ्लोर पर कोई भी उनकी परमिशन के आ जा नहीं सकता। तो मुझे भी पता है ये बात, इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है। विनायक बस हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। दूसरी ओर अग्नि अपने कैबिन में बैठा हुआ, उसने अपनी चेयर घुमा रखी थी। इस वक्त वो वॉल की तरफ चेयर करके बैठा हुआ था और अपने फ़ोन की ओर देख रहा था, जहां बस आधा घंटा होने में कुछ ही मिनट बाकी थे। जैसे ही आधा घंटा पूरा हो जाता अग्नि फिर से अक्षरा को कॉल कर देता, लेकिन कुछ ही मिनट बाद उसके कैबिन का डोर नॉक होता है। अग्नि अपने फ़ोन को तरफ देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, कमिंग। अक्षरा और विनायक जो कैबिन के बाहर खड़े थे ये सुनकर दोनों ही एक साथ अंदर आ जाते हैं और अग्नि के सामने खड़े हो जाते हैं। अक्षरा के कैबिन में आने से ही अग्नि को उसकी फ्रेग्रेंस महसूस होने लगती है। वो बिना अपनी चेयर घुमाए अपनी आंखें बंद करके स्मेल करते हुए खुद में बुदबुदाता है, चेरी, और झट से अपनी आंखें खोलकर अपनी चेयर को टर्न करता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी चेरी और विनायक खड़े हुए थे। अक्षरा ने इस वक्त पिंक कलर की नायरा कट कुर्ती पहनी हुई थी और नीचे वाइट जीन्स थे और पैरों में आज सैंडल पहन रखे थे। अग्नि जब उसे देखता है तो बस देखता ही रहता है। तभी उसकी नज़र विनायक और अक्षरा के हाथ पर जाती है को उन्होंने अभी भी पकड़ रखा था, जिसे देखकर गुस्से और जलन से अग्नि के हाथ की मुठ्ठियां कस जाती है। वो जलन भरी नज़रों से विनायक को देखता है और कोल्ड आवाज में कहता है, विनायक तुम्हें ध्रुव भाई बुला रहे थे, उन्हें तुमसे कुछ काम है, फॉर नाइट मिशन। विनायक जैसे ही ये सुनता है समझ जाता है कि ध्रुव उसे माफिया अंडरवर्ल्ड से रिलेट कोई काम बताने वाला है, जिसे समझकर विनायक मन ही मन शरीर हंसी हंसता है और वो अग्नि की ओर देखकर कहता है, ठीक है मैं जाता हूँ। कहते हुए विनायक अक्षरा का हाथ छोड़कर कैबिन से बाहर चला जाता है। अग्नि अब अक्षरा के खाली हाथ को देखकर एक डेविल स्माइल करने लगता है। वही अक्षरा उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए अपने हाथ को देखती है और कहती है, मिस्टर किलर कुछ लगा है क्या मेरे हाथ पर। अग्नि अपनी चेयर से उठता हुआ है और टेबल से पानी का गिलास उठाकर अक्षरा की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है और अक्षरा के सामने जाकर उसका वो हाथ पकड़ता है और उसे डस्टबिन की ओर लेकर जाता है और वहां जाकर उसकी पीठ से अपने सीने को लगा लेता है और अक्षरा के कंधे पर अपना सिर रखकर उसके उस हाथ को डस्टबिन के ऊपर करता है और उस हाथ पर पानी गिराकर उसके हाथ को मसलते हुए अपनी जुनून भरी आवाज में कहता है, तुम्हें टच करने का हक सिर्फ मेरा है चेरी, इसके अलावा कोई और तुम्हें नहीं छू सकता। कहते हुए अक्षरा के उस हाथ को पानी से साफ कर देता है और सारा पानी डस्टबिन में गिरता है। अग्नि अक्षरा के हाथ को पानी से साफ करके उसे वापस अपनी चेयर की ओर ले जाता है और खुद चेयर पर बैठकर उसे अपने लैप पर बिठा लेता है और अपनी जेब से अपना रुमाल निकालकर अक्षरा के गीले हाथ को साफ करते हुए कहता है, नेक्स्ट टाइम रिमेंबर वन थिंग, तुम्हें कोई भी लड़का टच न कर सके, अगर ऐसा हुआ तो वो लड़का अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें तुम्हारे सामने गिनेगा। कहते हुए अपनी वार्निंग भरी नजरों से अक्षरा को देखने लगता है। अक्षरा उसकी आंखों में देखकर कहती है, मिस्टर किलर आज आपकी मेहंदी है और कल संगीत और परसों आपकी शादी, तो आप तो अपनी जान कायनात को छुएंगे, उसके करीब भी जाएंगे, तो फिर मैं क्यों किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं जा सकती। अग्नि ये सुनकर अपनी नज़रें फेर लेता है और कहता है, मेरी शादी कायनात से ही होगी और वो ही मेरी वाइफ बनेगी।
मैं उसके करीब भी जाऊंगा और उसे प्यार भी करूंगा, मगर तुम किसी दूसरे लड़के के करीब नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम किसी और लड़के के पास जाती हो, उनसे प्यार से बात करती हो। कहते हुए भी अग्नि की सांसें तेज हो रही थी और उसे अपने दिल में एक बेचैनी हो रही थी। अक्षरा व्यंग्य से बोली, कमाल है मिस्टर किला, आप किसी के करीब जाए वो मंजूर है, मगर मैं किसी और लड़के के करीब जाऊं ये मंजूर नहीं है। और अगर आप कायनात से प्यार करेंगी तो मेरा क्या काम आपकी जिंदगी में। रहिए आप उसके साथ, करिए प्यार, उसे जाए उसके करीब। मेरे करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है अब आपको। आपको जिससे प्यार करना है करिए, जिसके करीब जाना है जाए। मैं आपके किसी भी फैसले पर कोई सवाल नहीं करूंगी। कहते हुए अक्षरा अग्नि की लैप से उठ जाती है और खड़ी होकर कैबिन से बाहर जाने लगती है। अक्षरा जैसे ही डोर तक पहुंचती है, अग्नि झट से चेयर से उठता है और अक्षरा की ओर जाकर जल्दी से उसे उसकी कमर से पकड़कर दरवाजे से सटा देता है और गुस्से से कांपते हुए उसके चेहरे की तरफ झुककर कहता है, चेरी, एक बार पहले भी तुम बिना बताए मेरी जिंदगी से गई थी, लेकिन अब तुम फिर से मेरी जिंदगी से नहीं जा सकती। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अक्षरा झट से बोलती है, तो फिर शादी की लीजिए मुझसे और कर लीजिए शामिल हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में मुझे। अग्नि जैसे ही ये सुनता है, गुस्से से उसका चेहरा लाल पीला होने लगता है और उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। अग्नि कुछ सोचकर अक्षरा से दूर हो जाता है और उसे अपनी खाली नजरों से देखकर बोलता है, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैंने प्रॉमिस किया है कायनात को कि मैं उसी से शादी करूंगा और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। अक्षर गुस्से से कहती है, तो फिर सुहागरात भी उसी के साथ मना लेना। वाइल्ड किस, पैशनेट किस, ये सब उसे ही करना। अब मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे प्यार से ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। ये नहीं कि एक शादीशुदा इंसान की ज़रूरत पूरी करने के लिए उसी करीब जाऊं। आइंदा से मेरे करीब आने की मेरे होठों पर, मेरे शरीर के किसी भी हिस्से पर अपना हक जताने जरूरत नहीं है। अंडरस्टैंड मिस्टर अग्नि सिंह चौहान। अग्नि जब अक्षरा के मुंह से अपना पूरा नाम सुनता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे अक्षरा के मुंह से मिस्टर किल ही पसंद था और अक्षरा के मुंह से ये सारी बातें भी उसे किसी कांटे की तरह चुभने लगती है। अग्नि कुछ कहने के लिए अपना मुंह ही खोलने वाला था और अक्षरा डोर की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि तभी बाहर से कोई डोर खोल देता है, जिससे अक्षरा सीधा अग्नि के सीने से टकरा जाती है और अग्नि अभी इस टकरार के लिए तैयार नहीं था, जिससे वो अक्षरा के साथ नीचे फ्लो पर गिर जाता है। और गिरते ही अक्षरा और अग्नि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि गिरने से उन दोनों के होठ आपस में टकरा जाते हैं और उन दोनों के शरीर में एक अजीब ही हलचल होने लगती है। वहीं अक्षी को डायरेक्ट की अग्नि के कैबिन में दरवाजा खोलकर एंटर कर गई। जब ये देखती है तो अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और जल्दी से अक्षरा के पास जाकर कहती है, माछी हटो इन गंदे अंकल के ऊपर से, वरना ये आपको फिर से खा जाएंगे। अग्नि और अक्षरा जब अक्षी को देखते हैं तो झट से एक दूसरे से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। अक्षरा अक्षी की ओर देखने लगती है, वहीं अग्नि अपने होठ पर जीभ फेरता हुआ अक्षरा के होठों को देखने लगता है। अक्षी उसे देखकर उसके पास जाती है और अग्नि के पैर पर अपना पैर मार देती है, जिससे अग्नि के मुंह से आउच निकल जाता है और वो खा जाने वाली नजरों से अक्षी को देखने लगता है और कहता है, लिटिल गर्ल व्हाट आर यू डूइंग इन माई कैबिन। अक्षी बड़े ही एटीट्यूड से अग्नि को घूरते हुए कहती है, मैं अपने वुड बी डैडी के साथ बातें करके बोर हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपका दिमाग खाने आ जाऊं। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही माजरा चल रहा था, आप तो मेरी प्यारी माछी को खाने के इरादे में थे। अग्नि अक्षी की बातें सुनकर अपनी अक्षरा की ओर देखने लगता है, जो उसे ही देख रही थी। अक्षी चुटकी बजाकर कहती है, ओ गंदे अंकल, मेरी माछी को घूरकर मत देखो। आई नो मेरी माछी हॉट, सेक्सी और क्यूट है, इसका मतलब ये नहीं आप सारा दिन उन्हें ताड़ते रहोगे। इससे पहले अक्षी कुछ और बोलती अक्षरा अग्नि को अपनी गोद में उठाती है और कहती है, प्रिंसेस चलो यहाँ से, गंदे अंकल के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं है, इन्हें कितना भी समझा लो इनके भेजे में कुछ नहीं जाएगा। ये तो बस अपनी जान की सुनते हैं, हमारी नहीं। अग्नि ये सुनकर अक्षरा को देखने लगता है, लेकिन अक्षरा उसे इग्नोर करके अक्षी को लेकर उसके कैबिन से बाहर चले जाते हैं और अग्नि अक्षरा के जाने के बाद जोर से अपना हाथ दीवार पर मारता है और गुस्से से अपने दांत पिसने लग जाता है। उसे अब अक्षरा और कायनात के बीच में से किसी एक को चुनना था, लेकिन अब उसने ये तो ठान लिया था कि वो शादी तो कायनात से ही करेगा। थोड़ी देर बाद वो अपने गुस्से को शांत करके अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना काम करने लग जाता है। शाम का वक्त, अग्नि और ध्रुव सभी ही जल्दी घर आ गए थे, क्योंकि आज अग्नि की मेहंदी थी और अहाना के संगीत की रस्म थी। सभी इस वक्त हॉल में ही बैठे थे सिवाय अक्षरा के। अक्षरा अभी तक घर नहीं आई थी, जिससे अग्नि का दिल बहुत बेचैन हो रहा था।
अग्नि भी थोड़ी ही देर वहां बैठा है और फिर अपने रूम में जाकर ब्लैक ड्रेस पहनकर अपने चेहरे पर मास्क लगाकर पीछे वाले रास्ते से अपनी कार में बैठकर बाहर चला गया। उसके पीछे पीछे ही विनायक भी अपनी कार में बैठकर अग्नि को फॉलो करने लगता है और किसी को मैसेज करके कहता है, ही इज ऑन द वे, गेट रेडी टू फाइट। कुछ पल बाद अग्नि की कार एक खाली सड़क पर आकर रुकती है जहां पर सामने एक बंगलो बना हुआ था जो बाहर से बहुत आलीशान दिखाई दे रहा था और उस मेंशन पर बड़े बड़े शब्दों पर लिखा हुआ था, ब्लैक हाउस। अग्नि जल्दी से कार से निकलकर अपने लंबे कदम रखते हुए मेंशन के अंदर चला जाता है और जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है अंदर खड़े उसके गार्ड्स उसे देखकर अपना सिर झुका लेते हैं। अग्नि जाकर सीधा हॉल के बीचों बीच रखी बड़ी सी चेयर पर बैठ जाता है जिस पर साइड में ड्रैगन साइन बने हुए थे। अग्नि अपना मास्क उतारकर बड़े ही खौफनाक आवाज में बोलता है, मेरा जानी दुश्मन अभी तक आया नहीं क्या? ये सुनकर अग्नि के पास में खड़ा उन बॉडीगार्ड्स का हेड आरव कहता है, नहीं किंग, अभी तक तो कोई खबर नहीं। तभी वहां पर लक्ष्य आता है और जैसे ही किंग कहता है उसी वक्त बाहर से एक ब्लास्ट की आवाज आती है जिसे सुनकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और अग्नि के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। तभी मेंशन के दरवाजे से एक दमदार पर्सनैलिटी वाला शख्स आप अपने लंबे कदम रखते हुए हॉल में आता है और सीधा अग्नि के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। ब्लैक शर्ट विद ब्लैक जीन्स पहने, हाथों में गोल्डन वॉच, चेहरे पर हल्की बियर्ड, काली आंखें, शार्प जॉलाइन, उम्र तकरीबन 28। जैसे ही अग्नि के गार्ड्स उस शख्स को देखते हैं वो उस पर अपनी गन तानकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन गन से उस शख्स के चेहरे पर कोई डर के भाव नहीं आते। वो बस अपनी जलती निगाहों से अपने सामने बैठे अग्नि को घूरने लगता है। अग्नि अपनी कोल्ड आवाज में उसे देखकर कहता है, खड़े क्यों हो, बैठो। कहते हुए अपने सामने रखी हुई चेयर की ओर इशारा कर देता है जिसे देखकर उसके सामने खड़ा शख्स गुस्से से कहता है, बैठने नहीं आया हूं मैं, यहाँ पर तुम्हें बर्बाद करने आया हूं। अग्नि गुस्से से उसे घूरता हुआ कहता है, आज तक किसी में इतना दम नहीं कि वो ब्लैक किंग को मार सके। और तुम्हें क्या कहना, अब तुम्हें तो पता ही है इस बारे में। आखिर तुम मुझसे इतनी बार मुंह के बल जो गिर चुके हो। मिस्टर अखन खुराना। अग्नि के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अखन खुराना था जो अग्नि का जानी दुश्मन है। अखन गुस्से से अग्नि से कहता है, तुमने मेरी फैक्ट्री में आग क्यों लगवाई? अग्नि तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, ओह इट्स ए सरप्राइज फॉर यू टू कम हियर, टेक इट एज अ रिटर्न गिफ्ट। अखंड अग्नि की तरफ देखते हुए तिरछी स्माइल करते हुए कहता है, ओह लाइक सीरियसली अग्नि, चलो मैं तुम्हारे इस गिफ्ट को रख लेता हूँ, अब एक रिटर्न गिफ्ट के लिए तुम तैयार रहना जो तुम्हें तुम्हारी वेडिंग डे पर मिलेगा। कहते हुए अखंड वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अग्नि लक्ष्य से कहता है, नजर रखो इस पर। लक्ष्य यस किंग कहता है। फिर अग्नि वहीं रहकर अपनी अंडरवर्ल्ड की खबर लेने लगता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि क्या करना है क्या नहीं। इधर अखंड इस वक्त गुस्से से कार ड्राइविंग कर रहा था। तभी उसका कॉल आता है तो देखता है कि डिस्प्ले पर विनायक का नाम लिखा हुआ था। अखंड अपने एक हाथ से कॉल उठाकर स्पीकर पर कर देता है और कहता है, हम। उधर से विनायक गुस्से में कहता है, तुमने अग्नि को घायल क्यों नहीं किया, वहां से चुपचाप क्यों आ गए? तुमसे कुछ नहीं हो सकता। अखंड जो पहले से ही गुस्से में था अब विनायक की अब सुनकर उसे और गुस्सा आ गया और वो गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम मेरे बॉस नहीं हो जिसका मैं ऑर्डर फॉलो करूं, एंड रिमेंबर वन थिंग, तुम मेरे पास आए थे अग्नि को रास्ते से हटवाने के लिए, मैं तुम्हारे पास नहीं। सो जस्ट शट योर माउथ। कहकर अखंड कॉल कर देता है और बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करने लगता है। इससे अनजान की कोई है जिसने उसकी हर हरकत को नोटिस किया है और उसकी कई सारी बातों को भी सुन लिया है। एपिसोड 37। अक्षरा इस वक्त अपनी कार में बैठी थी, उसके साथ ही कुणाल साइड सीट पर बैठा हुआ था। दोनों ही कान में इस वक्त ब्लूटूथ लग रहा था। इन दोनों ने जो अखंड और विनायक के बीच हुई सारी बातों को सुन लिया था। कुणाल अपने कान से ब्लूटूथ निकालकर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, यारा ये तो फुल प्लान करने वाला है शादी वाले दिन। लगता है अग्नि को बर्बाद करके ही दम लेंगे। कैसा दोस्त मिला है उसे साला, ऐसा तो मेरे किसी दुश्मन को भी ना मिले। अक्षरा ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस कार स्टार्ट करती है और पहले कुणाल को घर ड्रॉप करती है और फिर अकेले ही कहीं और चली जाती है। रात के 11 बजे तक मेहंदी और संगीत दोनों ही रस्म हो चुकी थी। सभी इस वक्त अपने अपने रूम में सो रहे थे। बस ध्रुव अपने रूम में बालकनी में खड़ा हुआ सामने देख रहा था और अग्नि के आने का वेट कर रहा था। अग्नि और लक्ष्य अभी तक घर नहीं आए थे और न ही अक्षरा। कुछ ही देर बाद चौहान मैंशन के सामने एक कार आकर रुकती है। उसमें से अग्नि और लक्ष्य दोनों ही अपने कदम रखते हुए मैंशन के अंदर आते हैं। ध्रुव जो बालकनी में खड़ा था जब अग्नि को देखता है तो अपने रूम से बाहर निकलकर हॉल में की ओर जाने लगता है। अग्नि और लक्ष्य जैसे ही हॉल में आते हैं ध्रुव उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो जाता है।
ध्रुव लक्ष्य को देखकर कहता है, जाओ तुम अपने रूम में, मुझे तुम्हारे इस बॉस से कुछ बात करनी है। लक्ष्य जब ये सुनता है तो वो अपने मन में कहता है, लगता है आज फिर बॉस की क्लास लगने वाली है। कहते हुए लक्ष्य अपने रूम की ओर चला जाता है। ध्रुव जब भी अग्नि को लक्ष्य का बॉस कहकर इंट्रोड्यूस करता था तब अग्नि की जमकर क्लास लगती थी। ध्रुव अग्नि की ओर देखता है और बिना किसी इमोशन के कहता है, फ्रेश होकर मेरे स्टडी रूम में आओ। अग्नि ये सुनकर अपना गर्दन हाँ में हिला देता है और अपने रूम में चला जाता है। उसके जाने के बाद ध्रुव भी अपने स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद अग्नि फ्रेश होकर ध्रुव की स्टडी रूम में आता है और सोफे पर बैठकर अपने सामने रखी टेबल से वाइन की बोतल उठाता है और उसे गिलास में डालकर एक सिप लेते हुए कहता है, बोलिए भाई, क्या बात करनी थी आपको मुझसे। ध्रुव उसकी तरफ देखकर सिगरेट के कश लेते हुए कहता है, अक्षरा को क्या कहा है तुमने। अग्नि जो वाइन की ओर एक सिप लेने वाला था, ये सुनकर उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं और वो अपनी कंफ्यूज भरी नजरों से ध्रुव को देखता है और कहता है, मैंने क्या कहा, उससे बस इतना कहा था कि मैं कायनात से शादी करने वाला हूँ और बहुत जल्दी कायनात मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ बनकर आने वाली है। ध्रुव अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है, बस इतना ही। अग्नि हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। ध्रुव उसके सामने सोफे पर टांग रखकर बैठता है और अग्नि को अपनी तीखी नजरों से देखकर कहता है, अक्षरा अभी तक घर नहीं आए हैं, क्या तुम्हें ये पता है। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके दिल में बेचैनी होने लगती है। उसे अक्षरा की फिक्र होने लगती है, लेकिन वो अपने चेहरे पर ये आने नहीं देता और बिना किसी इमोशन के कहता है, फिर रही होगी अपने केडी को ढूंढने के लिए, इससे मुझे क्या कि वो घर आए या ना आए। ध्रुव उसे घूरते हुए कहता है, ठीक है, जाओ और जाकर सो जाओ। अग्नि ये सुनकर बिना वक्त गंवाए स्टडी रूम से निकलकर अपने रूम में चला जाता है और जाते ही सबसे पहले डोर को अंदर से लॉक करता है और अपना फ़ोन बालकनी में ले जाकर अपने बॉडीगार्ड को कॉल लगाता है। जैसे ही दूसरी तरफ से कॉल पिक होता है, अग्नि एकदम से बोलता है, क्या तुम अभी अक्षरा के पीछे ही हो, कहाँ है वो, किसके साथ है वो, और क्या कर रही हैं। मुंह में दही जमा के रख ली है क्या, जो जुबान से कुछ निकल नहीं रहा है। दूसरी ओर से बॉडीगार्ड डरते हुए बोलता है, बॉस आप बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा। अग्नि ये सुनकर चुप हो जाता है। बॉडीगार्ड एक लंबी गहरी सांस लेता है और अपने सामने देखकर कहता है, बॉस मैम अभी समंदर के किनारे अकेले बैठी हुई है, बस बहते पानी में छोटे छोटे कंकर हो फेंक रही है। आप कहे तो मैं उनके पास जाकर कहूँ कि वो घर आ जाए। अग्नि जल्दी से कहता है, नहीं कुछ मत कहो उसे, और तुम भी निकलो वहां से। कहकर अग्नि कॉल कट कर देता है और अपनी कार की चाबी उठाकर शूज पहनकर अपने रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर अपनी कार में बैठ जाता है और स्टार्ट करके मेंशन से बाहर चला जाता है। ध्रुव बालकनी में खड़ा हुआ उसे जाते हुए देख एक तिरछी स्माइल करता है और कहता है फिक्र नहीं है, लेकिन अब सबसे ज्यादा फिक्र तो इसे ही है, अपनी चेरी की। आई होप अग्नि की शादी अक्षरा से ही हो, उस कायनात से नहीं। कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर अजीब एक्सप्रेशन आ जाते हैं। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो कायनात का सच जानता हो। तकरीबन आधे घंटे बाद अग्नि की कार समंदर के सामने आकर रुकती है। वो जल्दी से कार से निकलता है और अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर देखता है तो उसे एक बड़े से पत्थर के पास एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। अग्नि पीछे से देखकर ही पहचान जाता है कि ये अक्षरा है। वो अपने कदम उस ओर बढ़ा देता है और चुपचाप जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है। अक्षरा को अग्नि की प्रेजेंस महसूस हो जाती है और वो पानी में अपने पीछे खड़े अग्नि की झलक देख लेती है, लेकिन उसे देखकर भी अक्षरा कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो बस पानी में छोटे छोटे पत्थर फेंकती रहती है। अग्नि अक्षरा के पास बैठ जाता है और सामने देखकर कहता है, बस करो, और कितने पत्थर फेंकोगी, इसके ऊपर चलने के लिए रास्ता बनाना है क्या तुम्हें। अक्षरा ये सुनकर भी अग्नि से कुछ नहीं कहती, लेकिन वो पत्थर को फेंकना बंद कर देती है और सामने देखने लगती है। अग्नि उसका चेहरा देखता है जिस पर इस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशानी झलक रही थी। अग्नि उसके चेहरे को देखकर फिर से बेचैन हो जाता है और जल्दी से कहता है, चेरी कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें। अक्षरा जैसे ही ये सुनती है वो अपनी पैनी नजरों से अग्नि को घूरती है और मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ है। अग्नि मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं इसे जड़ से ही खत्म कर दूंगा। अक्षरा उसकी तरफ अपना चेहरा करके कहती है, आप है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये सुनकर अग्नि की आंखें बड़ी हो जाती है और वो गुस्से से अक्षरा को देखता है और कहता है, व्हाट द फक मैं और तुम्हारी प्रॉब्लम हाउ। अक्षरा पत्थर से खड़ी हो जाती है और अग्नि की तरफ देखकर गुस्से से कहती है, जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं तब से मेरे दिमाग की दही हो चुकी है, हर वक्त बस आपके बारे में सोचती रहती हूँ।
आपके बारे में सोच सोच कर मेरी वॉट लग जाती है। एक तो आप है कि पहचान ही नहीं पाते कौन आपका अपना है और कौन आपका दुश्मन। आपकी जगह मुझे आपके बारे में सब सोचना पड़ता है। क्या करूं और कुछ कर भी तो नहीं सकती। आखिर अपने मॉम डैड से आखिरी प्रॉमिस जो किया था उसे तो निभाना पड़ेगा ही मुझे। अग्नि ये सुनकर कंफ्यूज भरी नजरों से अक्षरा को देखता है और वो भी खड़ा होकर कहता है, क्या प्रॉमिस किया था तुमने अंकल आंटी को? अक्षरा अग्नि पर भड़कते हुए कहती है, मेरे मॉम डैड ने मरते वक्त भी मुझसे ये प्रॉमिस मांगा था कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो हमेशा आपके साथ रहकर आपको प्रोटेक्ट करूं। मुझे नहीं पता मेरे मॉम डैड ने मरते वक्त भी आपके बारे में ही क्यों सोचा, इसीलिए कभी कभी आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पता नहीं बचपन में क्यों मेरे मॉम डैड आपको और ध्रुव को सबसे ज्यादा प्यार करते थे और मरते वक्त भी उन्होंने अपनी आखिरी सांसों में बस आपका और ध्रुव भाई का ही जिक्र किया था। कहते हुए अक्षरा की आंखें नम हो जाती है और उसका गला भी रूंध जाता है। अग्नि को ये देखकर और सुनकर अपने दिल में बहुत दर्द होता है और वो गुस्से से अक्षरा से कहता है, चेरी मुझे बताओ अंकल आंटी की मौत का जिम्मेदार कौन था? मैं खुद उन्हें अपने हाथों से सजा दूंगा, बहुत भयानक मौत दूंगा उन्हें। कहते हुए अग्नि के चेहरे पर खतरनाक एक्सपीरियंस आ जाते हैं। अक्षरा अपनी नमी को छुपाकर कहती है, कोई जरूरत नहीं है, अपने मॉम डैड की मौत का बदला मैं खुद ले सकती हूँ और ना ही मुझे आपको बताने में कोई इंटरेस्ट है कि मेरी मॉम डैड की मौत का जिम्मेदार कौन था। कहते हुए अक्षरा वहां से अपने कदम अपनी कार की ओर बढ़ा लेती है। अग्नि ये देखकर झट से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लेता है, जिससे अक्षरा सीधा अग्नि के सीने से टकरा जाती है। अग्नि अक्षरा के चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा ले जाकर दांत पीसते हुए कहता है, चेरी तुम्हारे पास सिर्फ मेरी शादी तक का दिन है। मेरी शादी होते ही मुझे सब कुछ सच जानना है। अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं कायनात के साथ अपनी फर्स्ट नाइट एंजॉय करूंगा, इतनी कि हमारी मॉर्निंग की आवाज़ तुम्हें हमारे रूम से बाहर तक सुनाई देगी। और अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम मुझे उसी रात को पूरा सच बताओगी, तो मैं उस रात कायनात के करीब भी नहीं जाऊंगा। ये सुनकर अक्षरा अग्नि को अपनी नमी भरी आंखों से देखने लगती है और अपनी मासूम सी शक्ल बनाकर कहती है, मिस्टर किलर आपको जो करना है करिए। अब जैसे आपको मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी आपसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सबसे पहली बात तो मैं आपकी शादी कायनात से होने ही नहीं दूंगी। कहकर अक्षरा अग्नि से दूर होती है और अपनी कार में जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है। अग्नि ये देखकर जल्दी से अपने कदम अक्षरा की कार को और बढ़ाता है और जाकर ड्राइविंग सीट के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। अक्षरा ये देखकर अपनी आंखों को गोल घुमा देती है और कहती है, आपकी कार वहां खड़ी है, आप अपनी कार में बैठकर जाओ। अग्नि सामने की ओर देखकर कहता है, मेरी कार मेरा बॉडीगार्ड आकर ले जाएगा, मैं तो तुम्हारे साथ ही घर जाऊंगा। अक्षरा, मैं घर नहीं जा रही हूँ। अग्नि ये सुनकर उसकी ओर देखता है और कहता है, तो फिर कहाँ जा रही हो तुम? अक्षरा चिढ़कर कहती है, जहन्नुम में जा रही हूँ, चलेगे साथ में? अग्नि उसकी तरफ देखकर एक तिरछी स्माइल करके कहता है, हाँ तुम्हारे साथ तो मैं जहन्नुम में भी चलने को तैयार हूँ। अक्षरा ये सुनकर एक नज़र अग्नि को देखती है और फिर गुस्से से कार स्टार्ट कर देती है और इतनी तेज ड्राइविंग करती है कि अग्नि की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो अक्षरा की ओर देखकर कहता है, चेरी क्या तुम्हें रेसिंग भी आती है? अक्षरा गियर चेंज करते हुए सामने खाली रोड को देखकर कहती है, हाँ मैं तो कार रेसिंग में भी आज तक नहीं हारी हूँ। अग्नि को ये सुनकर अक्षरा पर बहुत ही प्राउड फील होता है और वो कहता है, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो चेरी, कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, क्रिमिनल लॉयर और साथ में एक बिजनेस वूमेन भी हो, और क्या क्या हुनर है जो मुझसे छुपे हुए हैं। अक्षरा एक तिरछी स्माइल के साथ कहती है, ओह तो आपको पता चल चुका है कि मैं एक बिजनेस वूमेन भी हूँ, इंटरेस्टिंग। और रही बात हुनर की, तो अभी आप मेरे सारे हुनर से वाकिफ नहीं हैं, जब हो जाएंगे तो बहुत हैरान हो जाएंगे। अग्नि अक्षरा की ओर देखकर कहता है, आई होप कि मैं जल्दी ही हैरान हो जाऊं तुम्हारे हुनर जानने के बाद। अक्षरा ये सुनकर कोई जवाब नहीं देती और बहुत ही फास्ट ड्राइविंग करने लगती है। अग्नि फिर एक बार उसे देखकर कहता है, चेरी मेरी कायनात से शादी हो जाने के बाद तुम मेरे साथ एक कार रेसिंग तो लगाना ही, देखना मैं तुम्हें हरा दूंगा। अक्षरा तिरछी स्माइल करते हुए अग्नि से कहती है, ऑफ कोर्स मिस्टर किलर, मुझे इंतजार रहेगा आपसे रेसिंग करने का। कुछ ही देर बाद अक्षरा अपनी कार को सीधा चौहान मैंशन के सामने आकर रोकती है और बिना अग्नि की ओर देखे कार से निकलकर चौहान मैंशन के अंदर चली जाती है। अग्नि भी जल्दी से कार से निकलता है और अक्षरा के पीछे पीछे अपने रूम की ओर जाने लगता है। जैसे ही अक्षरा अपने रूम का डोर खोलने लगती है, उसी वक्त अग्नि पीछे से अक्षरा के हाथ पर हाथ रखता है और उसके कान के पास जाकर कहता है, चेरी याद रखना, मुझे 2 दिन बाद पूरा सच चाहिए, वरना तुम्हारे रूम तक मेरी और कायनात की सुहागरात की एंजॉयमेंट की सारी आवाजें तुम्हारे इस रूम तक आएगी। कहकर अग्नि अक्षरा के कान को चूमकर अपने रूम में चला जाता है।
अक्षरा उसे जाता देख खुद से कहती है, आपकी शादी तो मैं उस चुड़ैल से होने ही नहीं दूंगी। तो आपकी सुहागरात माय फुट कहकर अक्षरा अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर सो जाती है। इधर अग्नि अपने रूम में आकर अपने बॉडीगार्ड को अक्षरा के मॉम डैड की मौत के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है और फिर कॉल कट करके अपनी टी शर्ट उतार कर बेड पर लेट जाता है और अक्षरा के मॉम डैड के बारे में सोचने लगता है कि आखिर क्यों उन्होंने मरने से पहले भी अक्षरा से ये प्रॉमिस लिया था, वो भी उसके लिए। सोचते सोचते ही अग्नि को नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी इस वक्त बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। अक्षी अग्नि के साइड वाली चेयर पर ही बैठी थी। वो अग्नि को गुस्से से घूरते हुए अपना खाना खा रही थी। वहीं अग्नि के दूसरे साइड में अक्षरा बैठी हुई थी, जो अग्नि को इग्नोर करके आराम से अपना खाना खा रही थी। वहीं अग्नि अपनी चोर नजरों से अक्षरा को देख रहा था। और ध्रुव की तो बात ही अलग, वो तो चेयर के नीचे से अपने एक पैर को अहाना के पैर पर चला रहा था, जिससे अहाना उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। तभी कायनात कहती है, आज संगीत और कल मेरी हो चौहान साहब की वेडिंग, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है इस बात पर। अक्षरा अपना खाना खाते हुए कहती है, तो मत करो विश्वास। ये सुनकर सब अक्षरा को देखने लगते हैं। एपिसोड 38। अक्षरा की बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं, मगर वो सबको इग्नोर करके आराम से अपना खाना खा रही थी। कायनात उसे देखकर एक स्माइल के साथ कहती है, मिस अक्षरा आप कहना क्या चाहती है? अक्षरा बिना उसकी ओर देखकर अपना खाना कहते हुए कहती है, मिस कायनात आपने ही तो कहा था कि आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि कल आपकी शादी होने वाली, तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप इस बात पर विश्वास कीजिए भी मत। कल जब आपकी शादी मिस्टर अग्नि सिंह चौहान से हो जाएगी तो आपको खुद ही विश्वास हो जाएगा। अक्षरा अग्नि सिंह चौहान शब्दों पर कुछ ज्यादा ही जोर देती है, जिससे अग्नि भी उसकी ओर देखने लगता है और कायनात एक स्माइल के साथ कहती है, हाँ आप सही कह रही है, कल शादी के बाद मुझे विश्वास हो जाएगा कि चौहान साहब हमेशा के लिए मेरे हो गए हैं। अक्षरा ये सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस अपना खाना खाती रहती है। तभी बुआ जी बोलती है, कल तो अहाना और विजय की भी शादी है। विजय ने फोन करके कहा था कि उसे ज्यादा लोगों के बीच अपनी शादी नहीं करनी है। मेरा मतलब है आपका तो बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पर कल बहुत सारे गेस्ट मीडिया वाले सब आएंगे। लेकिन विजय की ये पसंद नहीं है, इसीलिए वो चाहता है कि उसकी और अहाना की शादी कल शिव मंदिर में हो जाए। ध्रुव जैसे ही ये सुनता है वो अपने मन में कहता है, साला विजय और ये बुढ़िया दोनों ही मेरा प्लान चौपट करने पर तुले हैं। मन तो करता है कि कल इनमें ही आग लगा दूं और उनकी चिता के पास ही 7 फेरे ले लूं अपनी मिस यूजलेस के साथ, मगर नहीं कर सकता ध्रुव तू ये। कहकर ध्रुव बुआ जी की ओर देखकर कहता है, ब्यूटीफुल लेडी उस साले, मेरा मतलब है विजय से आप कह देना कि वो यही बारात लेकर आ जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादा गेस्ट नहीं आने वाले हैं, बस हम फैमिली और फ्रेंड्स ही होंगे और ना ही कोई मीडिया वाले आएंगे। बुआ जी जैसे ही ये सुनती है उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती ही, वहीं ध्रुव की बात सुनकर कायनात के चेहरे की स्माइल गायब हो जाती है और वो कहती है, ध्रुव भाई क्या मीडिया वाले भी नहीं आएंगे? एटलीस्ट हम उन्हें तो बुला ही सकते हैं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि द ग्रेट बिजनेस टाइकून मिस्टर अग्नि सिंह चौहान की शादी हो रही है, और मीडिया वाले ही तो इस खबर को चारों तरफ फैलाएंगे और चौहान साहब और फेमस हो जाएंगे। ध्रुव ये सुनकर कहता, उससे पहले अक्षी बोल पड़ती है, आंटी आपको शादी करनी है या पॉपुलैरिटी करवानी है मीडिया वालों से? ये सुनकर कायनात अपनी तीखी नजरों से अक्षी को घूरने लगती है। अक्षी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, ये गंदे अंकल पहले से ही बहुत फेमस है, इन्हें और फेमस करवाने की जरूरत नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि किसी मीडिया वाली का इन गंदे अंकल पर पहले ही दिल आ रहा हो और वो इस मौके का फायदा उठाकर इन गंदे अंकल को किडनैप करके अपने साथ ले जाएगी। फिर तो जरूर फेमस हो जाएंगे आपके ये चौहान साहब। अग्नि जैसे ही ये सुनता है उसके गले में खाना फंस जाता है और उसे खांसी होने लगती है। अक्षरा जो पास में बैठी थी ये देखकर जल्दी से पानी के गिलास को अग्नि के होठों की तरफ बढ़ा देती है और उसकी पीठ को अपने एक हाथ से रब करने लगती है। कायनात जब ये देखती है तो गुस्से से अक्षरा को घूरने लगती है और अग्नि उसके गुस्से में आग में घी डालने का काम करता हुआ अक्षरा के हाथ पर हाथ रखकर उसके हाथों से ही गिलास से पानी पीने लगता है। अक्षरा अपना हाथ छुटाने लगती है, मगर अग्नि उसे अपनी तिरछी नजरों से देखता हुआ उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस देता है और बहुत ही धीरे धीरे पानी पीने लगता है। अक्षरा उसकी आंखों में देखती हुई अपना हाथ छोड़ने का इशारा करती है, मगर अग्नि उसके इशारे को इग्नोर करता है। अग्नि पानी पीने के बाद भी गिलास को नहीं छोड़ता, बल्कि थोड़ा खांसने की एक्टिंग करने लग जाता है, जिससे अक्षरा उसकी पीठ रब करने लगती है। अग्नि इससे अक्षरा की ओर देखता है, जिससे अब दोनों को ही नजरें आपस में टकरा जाती है। अग्नि जब अक्षरा की आंखों में खुद के लिए फिक्र देखता है तो उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस होता है।
और वो अपना हाथ गिलास से छोड़ देता है, जिससे अक्षरा भी अब उससे थोड़ी दूर होकर अपनी चेयर पर आराम से बैठ जाती है और खाली गिलास को टेबल पर रख देती है और बिना अग्नि की ओर देखे अब अपना खाना खाने लगती है। कायनात फिक्र भरे लहजे में पूछती है, चौहान साहब आप ठीक तो है? अग्नि उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ जान मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। अक्षरा जैसे ही अग्नि के मुंह से कायनात के लिए जान सुनती है उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। वो झट से चेयर से उठती है और अहाना की तरफ देखकर कहती है, दी मेरा खाना हो गया, मैं चलती हूँ। कहते हुए लहरा बिना किसी और की तरफ देखे चौहान मेंशन से बाहर निकल जाती है। उसका जाने के बाद अक्षी जो अग्नि के बगल में बैठी थी वो अग्नि के ब्लेजर को नीचे से खींचती है, जिससे अग्नि उसकी तरफ देखता है। अक्षी उसे अपने हाथ के इशारे से झुकने का इशारा करती है। अग्नि ये देखकर अपना चेहरा अक्षी के आगे ले जाता है और धीरे से कहता है, क्या हुआ लिटिल कैट? अक्षी उसके बाल खराब करती हुई गुस्से से कहती है, आपकी वजह से मेरी माछी ने ठीक से खाना भी नहीं खाया, वो सिर्फ थोड़ा सा खाना खाकर चली गई। अग्नि ये सुनकर अक्षरा की प्लेट की तरफ देखता है जिसमें खाना बिल्कुल वैसे का वैसे ही था, बस उसमें से थोड़ा सा खाना ही खाया था। ये देखकर अग्नि खुद से कहता है, मतलब ये लड़की कब से बैठी हुई चम्मच को घुमाए जा रही थी लेकिन खाना इसमें एक चींटी के बराबर खाया है। कहते हुए अग्नि न में सिर हिला देता है और फिर वो भी उठकर कहता है, भाई ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूँ। ध्रुव उसे टोंट मारते हुए कहता है, हाँ पता है कौन सी जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा है? अग्नि ये सुनकर अपनी आंखें छोटी कर ध्रुव को घूरने लगता है। ध्रुव अब जा, इससे पहले क्लाइंट्स ही चले जाएं और तू बस देखता रह जाए। अग्नि ये सुनकर लक्ष्य की तरफ देखता है जो खाना खा रहा था। उसे देखकर अग्नि अपनी कोड आवाज में कहता है, लक्ष्य 2 मिनट के अंदर बाहर आओ। कहते हुए अपने लंबे कदम रखता हुआ बाहर चला जाता है। वही लक्ष्य ये सुनकर जल्दी से अपना खाने की लास्ट बाइट लेता है और उठकर बाहर चला जाता है। अहाना भी अपना ब्रेकफास्ट करके अपने रूम में अपना पस लेने चली जाती है। ध्रुव जब अहाना को जाते हुए देखता है तो वो भी अपने रूम की ओर जाने लगता है, लेकिन सिर्फ सबको दिखाने के लिए ही आगे जाकर तो वो अहाना के रूम में ही घुसने वाला था। अहाना जैसे ही रूम से अपना पस लेकर निकलने वाली थी उसी वक्त ध्रुव उसके कमरे के दरवाजे को खोलता है और उसकी कमर को पकड़कर उसे दरवाजे से सटा देता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ को अहाना को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो ध्रुव को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखकर कहती है, कितनी बार कहा है आपसे ऐसे भूतों की तरफ मेरे सामने आकर मुझे ऐसे अचानक से मत डराया करे। ध्रुव उसकी तरफ अपनी इंटेंस भरी नजरों से देखता है और उसके होठों पर अपना एक हाथ रखकर बहुत ही शिद्दत से उसके होठों को मसलने लगता है, जिससे अहाना की बॉडी में एक सिहरन पैदा हो जाती है और वो अपनी डर भरी नजरों से ध्रुव को देखते हुए कहती है, मैंने अपने होने वाले हस्बैंड का नाम अपने मुंह से नहीं लिया है जो आप मुझे पनिशमेंट देने आ गए। ध्रुव ये सुनकर एक तिरछी स्माइल करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारा होने वाला हस्बैंड तुम्हारे सामने खड़ा है मिस यूजलेस, तुम चाहो तो मेरा नाम अपने इस मीठी जुबान से ले सकती हो। अहाना उसकी आंखों में देखकर कहती है, आप मेरा पास्ट नहीं जानते, मैं पहले से ही शादीशुदा थी। अक्षी मेरे और मेरे प्यार की निशानी है, मैं अपने अक्षित से बहुत प्यार। इससे पहले अहाना कुछ और कहती ध्रुव उसके होठों पर अपनी एक उंगली रखकर कहता है, शश मिस यूजलेस, मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में जानने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है तो तुम्हें अपना बनाने में। शरीर से मैं बना चुका हूँ तुम्हें अपना, बस अब दुनिया वालों के सामने सारे रीति रिवाजों से तुम्हें अपना बनाना है। और अब मुझे तुम्हारे मुंह से तुम्हारे एक्स हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं सुनना है। और अक्षी अब मेरी और तुम्हारी बेटी है, वो हमारी बेटी है। अहाना जैसे भी ये सुनती है उसकी आंखों में नमी आ जाती है और वो ध्रुव को अपनी नम आंखों से देखने लगती है। ध्रुव अहाना के माथे से अपना माथा लगाकर डीप वॉइस में कहता है, तुम्हारा पास जानने की तलब है, मुझे बहुत तलब है, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ ताकि जब तुम अपना पास्ट बताती हुई अपने इमोशन को मेरे सामने रखो तो मैं तुम्हें अपनी बाहों में समेटकर तुम्हें संभाल सकूं, तुम्हारे हर एक दुख दर्द तकलीफ को मिटा सकूं। अहाना अपनी आंखें बंद करके कहती है, मेरी शादी कल होने वाली है ध्रुव, और मैं अपनी बुआ जी के डिसीजन के खिलाफ नहीं जा सकती। ध्रुव चिढ़कर कहता है, मिस यूजलेस, तुम सच में यूजलेस हो, इतनी प्यारी मोमेंट के बीच उस बुढ़िया हो बीच में क्यों ला रही हो। अहाना जैसे ही ये सुनती है अपनी आंखें खोलकर ध्रुव को देखती है जो अपनी नाराजगी भरी नजरों से उसे ही देख रहा था। अहाना उसे कहती है, आप उन्हें बुढ़िया क्यों कह रहे हैं? ये तो अक्षी और अक्षु उन्हें कहती है। ध्रुव, अब बुढ़िया को बुढ़िया नहीं तो क्या फ्लावर बोलूंगा। अहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, आप तो उन्हें ब्यूटीफुल लेडी कहते हो। ध्रुव अहाना की नाक से अपनी नाक रगड़ते हुए कहता है, मिस यूजलेस, वो तो मैं शादी तक उनसे प्यार से बात कर रहा हूँ।
एक बार कल शादी हो जाने दो, उसके बाद बताता हूँ उन्हें तो। अहाना क्या बताएंगे उन्हें आप? ध्रुव एक बार फिर फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, यार तुम उस बुढ़िया को मारो गोली और मुझे करो प्यार। अभी मेरा तुम्हें एक पैशनेट किस करने का मन है, एकदम डीप वाली, जिससे मजा आ जाए। कहते हुए ध्रुव अहाना के सामने अपने लिप्स को बाइट करने लग जाता है। अहाना ये देखकर कहती है, आप मुझे पूरे 4 बार किस कर चुके हैं, अब मैं अपने होठों पर अपने होठ बिल्कुल नहीं आने दूंगी। और मैंने तो सुना है आप प्ले बॉय भी है, पता नहीं कितने के होठों को छुआ होगा आपने। ध्रुव अपनी इंटेंस वॉइस में कहता है, मिस यूजलेस मैं प्ले बॉय हूँ नहीं था, तुम्हारे आने के बाद मेरी सारी दुनिया अब तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है। और मैं बेशक से पहले बहुत लड़कियों के करीब जा चुका था, लेकिन कभी अपने होठों से उनके होठों को नहीं छुआ है। जिंदगी में पहली बार मैंने अपने होठों को तिमहते होठों पर रखकर महसूस किया है कि लॉन्ग डीप किस क्या होती है। और अब मेरे होठों की तलब बढ़ चुकी है, मुझे तुम्हारे ये स्ट्रॉबेरी जैसे लिप्स को अपने होठों में भरकर बहुत बुरी तरह से इन्हें चबाना है। तुम्हें बहुत वाइल्ड किस करने का मन कर रहा है, बस एक किस, उसके बाद सच कह रहा हूँ, हमारी शादी हो जाने के बाद हमारी सुहागरात वाले दिन तुम्हारे इन होठों से बहुत दूर रहूंगा। अहाना जब ये सुनती है तो अपनी हंसी को रोकने की कोशिश करने लगती है, और जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही ध्रुव उसके होठों पर अपने होठ रख देता है और बहुत ही शिद्दत से उसे किस करने लगता है। अहाना भी अब ध्रुव की किस में उसका रिस्पॉन्स करने लग जाती है और अपने दोनों हाथों को ध्रुव की गर्दन में लपेट देती है, और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही वाइल्ड होकर किस करने लग जाते हैं। ध्रुव अहाना को किस करते हुए वॉल से सटा देता है और उसके दोनों पैरों को अपनी कमर से लपेट लेता है और अहाना की कमर को अपने हाथों से सहलाते हुए उसके होठों को चबाने लगता है। तकरीबन आधे घंटे बाद जाकर ध्रुव अहाना को छोड़ता है और वो दोनों एक दूसरे को गहरी सांसें लेते हुए अपनी इंटेंस नजरों से देखने लगते हैं। ध्रुव लंबी सांसें लेते हुए कहता है, आह मिस यूजलेस, सच में मजा आ गया। कहते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फेर लेता है। अहाना ये देखकर अपनी आंखें नीचे कर लेती है और ध्रुव से कहती है, अब छोड़िए मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे पेशेंट मेरा वेट कर रहे होंगे। ध्रुव लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपनी इंटेंस वॉइस में कहता है, तुम्हारा एक पेशेंट तुम्हारे सामने खड़ा है, पहले उसे तो नॉर्मल कर दो। अहाना ये सुनकर ध्रुव के सीने पर अपना एक हाथ मारती है और कहती है, छोड़िए ध्रुव मुझे। ध्रुव अहाना को ज्यादा तंग नहीं करता और उसे नीचे उतार देता है और उसके बाल ठीक करके उसके माथे पर एक किस कर देता है, जिससे अहाना की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। ध्रुव उसे देखकर कहता है, अब जल्दी जाओ, इससे पहले इस वाइल्ड किस के साथ कुछ और वाइल्ड करने का भी मन हो जाए मेरा। अहाना ये सुनकर अपनी आंखें झट से खोलती है और ध्रुव से दूर होकर अपना पस उठाती है और जल्दी से रूम से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद ध्रुव अपने होठों पर जीभ फेर कर कहता है, लगता है फिर से शॉवर लेना पड़ेगा। कहते हुए ध्रुव अपने रूम में चला जाता है और फिर वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े उतार कर गहरी सांसें लेता हुआ शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और खुद के शरीर में बढ़ती हुई गर्मी को शांत करने लगता है। तकरीबन 1 घंटे बाद ध्रुव वॉशरूम से बाहर आता है और चेंजिंग रूम में जाकर अहाना की पसंद का ब्लू बिजनेस सूट पहनता है और शेड्स लगाकर बड़े ही एटीट्यूड से घर से बाहर चला जाता है और कार में बैठकर ऑफिस की तरफ चला जाता है। जस्टिस लीग लॉ फर्म। अग्नि इस वक्त अक्षरा के कैबिन में बैठा हुआ अक्षरा को घूरे जा रहा था और अक्षरा उसे इग्नोर करके अपना काम कर रही थी। साथ ही लक्ष्य ईशा के कैबिन में बैठा हुआ उसे एक स्माइल करते हुए देख रहा था, जिससे ईशा अजीब से नजरों से लक्ष्य को देखने लगती है। एपिसोड 39। ईशा जब लक्ष्य की नजरों को खुद पर और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो वो गुस्से से लक्ष्य की ओर देखती है और कहती है, क्या है ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? लक्ष्य उसकी इस बात से इमोशनल हो जाता है और उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं अनाथ हूँ, बचपन से एक अनाथाश्रम में रहकर मैंने अपनी स्टडी की थी और बहुत मेहनत से इंटरव्यू पास करके फिर मैं चौहान इंडस्ट्री में एक असिस्टेंट की पोस्ट पर लग गया। मेरा इस दुनिया में अब मेरे बॉस और उनके भाई के अलावा कोई नहीं है। ईशा जब ये सुनती है तो वो भी उदास हो जाती है और वो लक्ष्य से एक स्माइल के साथ कहती है, कोई बात, सबका इस दुनिया में कोई न कोई जरूर होता है, वैसे तो मैं भी अनाथ ही हूँ, लेकिन अक्षरा मैम मुझे हमेशा बड़ी दी जैसा समझती है और मुझे अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती है, तो मुझे कभी अनाथों वाली फीलिंग ही नहीं आती। लक्ष्य खुश होते हुए कहता है, मुझे भी अपने बॉस के साथ रहकर अनाथों वाली फीलिंग नहीं आती, लेकिन क्या करूं, मुझे अब अपने लिए एक लाइफ पार्टनर चाहिए जिससे मैं अपनी हर बातें शेयर कर सकूं, उसके नखरे उठा सकूं, वो मुझसे नाराज होकर बैठ जाए तो मैं उसे अपने प्यार से मनाऊं। ईशा ये सुनकर स्माइल करने लगती है और लक्ष्य से कहती है, तो तुम यहाँ बैठे हुए मुझे क्यों घूरे जा रहे हो, जाकर कहीं बाहर अपने लिए अपना लाइफ पार्टनर देखो।
लक्ष्य उसे देखकर कहता है, बाहर नहीं, मैं तो अंदर बैठा हुआ ही अपनी लाइफ पार्टनर को देख रहा हूँ, बस वो समझ नहीं रही है। ईशा ये सुनकर लक्ष्य की आंखों में देखने लगती है। दोनों की ही आंखें आपस में टकरा जाती है और दोनों ही एक दूसरे की आंखों में मानो डूब ही जाते हैं। तभी ईशा का फोन बजता है, जिससे दोनों ही होश में आते हैं। ईशा अपनी नजरें इधर उधर फेरती हुई अपना फोन पिक करती है और बोलती है, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू। दूसरी ओर से एक शख्स की आवाज आती है, मुझे अक्षरा से मिलना है, आप बस मेरी इतनी मदद कर दीजिए कि जो फ्लावर मैं थोड़ी देर बाद अक्षरा की फर्म में भेजने वाला हूँ उसे अक्षरा तक पहुँचा देना और उसे कह देना कि उसके सेवियर ने उसे याद किया है। कहते हुए वो शख्स अपना कॉल कट कर देता है। ईशा अजीब नजरों से अपने फोन को देखने लगती है और फिर उसे उस शख्स का कहा हुआ शब्द याद आता है, सेवियर। ईशा को समझते देर नहीं लगती कि वो केडी का फोन था, जो अक्षरा से मिलने के लिए डेट और प्लेस को फ्लावर के साथ लिखकर भेजने वाला है। ईशा और कुणाल को भी केडी के बारे में पता है। अक्षरा ने इन दोनों को सब कुछ बता रखा है। ईशा साइड में रखे हुए टेलीफोन से एक नंबर डायल करती है और जैसे ही दूसरी ओर से पिक होता है, ईशा कहती है, अगर थोड़ी देर बाद फर्म में कोई फ्लावर दे जाए तो उन्हें मेरे पास ले आना। कहकर ईशा कॉल कट कर देती है और उसके सामने बैठा लक्ष्य जब ये सुनता ही तो कहता है, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है जो आपके लिए फ्लावर भेजने वाला है? ईशा एक स्माइल के साथ कहती है, नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, वो तो अक्षरा मैम का कोई खास है जो उन्हें फ्लावर भेजने वाला है। लक्ष्य जैसे ही ये सुनता है वो अपनी जेब से फोन निकालता है और ईशा से छिपकर जल्दी से अग्नि को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है। ईशा उसे देखकर कहती है, आप बिजी है क्या अभी? लक्ष्य तुरंत अपना फोन साइड में रखकर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, आपके लिए तो मैं हमेशा फ्री रह सकता हूँ। ईशा एक स्माइल के साथ बोली, गुड देन आप प्लीज इस डाटा को कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं, आपके लिए तो कुछ ही मिनटों का काम होगा, आखिर आप इतनी बड़ी कंपनी के बॉस के असिस्टेंट जो है, डाटा एंट्री आप जल्दी कर सकते हैं। ये सुनकर लक्ष्य के चेहरे पर जो स्माइल थी वो चली जाती है और वो अपने चेहरे पर एक जबरदस्ती की स्माइल लाकर कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरे लिए तो ये बस बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी इस डाटा को आपके कंप्यूटर में एंटर कर देता हूँ। ईशा ये सुनकर एक स्माइल करती है और फाइल लक्ष्य की ओर बढ़ा देती है। लक्ष्य फाइल को एक नज़र देखकर एक राहत की सांस लेता ही और अपने मन में कहता है, ये तो सच में बाएं हाथ का खेल है, शुक्र है बस थोड़ा ही डाटा है, इसे तो मैं 10 मिनट में कर सकता हूँ। कहकर लक्ष्य अपनी पहनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करता है और लैपटॉप को अपनी तरफ करके जल्दी से उसमें डाटा एंट्री करने लग जाता है। उसके हाथ कीबोर्ड पर नाच रहे थे। ईशा तो उसकी टाइपिंग स्पीड देखकर ही हैरान हो चुकी थी, इतनी तो उसकी भी टाइपिंग स्पीड नहीं थी। अक्षरा के कैबिन में अग्नि अक्षरा को घूरते हुए कहता है, क्या जब तुम्हारे ऑफिस में कोई क्लाइंट्स आता है तो तुम उसे ऐसे ही इग्नोर कर देती हो चेरी? अक्षरा बिना अग्नि की तरफ देखे हुए कहती है, आप कोई क्लाइंट नहीं है मेरे, जिसके लिए मैं अपना काम छोड़कर आपको अटेंड करने बैठूं। अग्नि जैसे ही कुछ कहने वाला होता है उसी वक्त उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। अग्नि अपने फोन में जैसे ही लक्ष्य का मैसेज पढ़ता है वो अक्षरा की तरफ देखने लगता है और फिर अपना फोन साइड में रखकर कहता है, चेरी मुझे भूख लगी है। अक्षरा ये सुनकर अब अग्नि की तरफ देखती है और कहती है, अभी अभी तो घर से खाना ठुस कर आ रहे हो, आप इतनी जल्दी आपको फिर से भूख कैसे लग गई? अग्नि उसे घूरता हुआ कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस भूख लगी है तो लगी है, अब तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ खाने के लिए मंगाओ। अक्षरा अपना मुंह बनाते हुए अपना फोन उठाती है और इससे पहले वो कुणाल को फोन करती। अक्षरा के कैबिन का डोर खुलता है और कुणाल अक्षरा के कैबिन में अपने हाथ में खाने की ट्रे लेकर आता है और बिना अग्नि पर ध्यान दिए अक्षरा के सामने खाने की ट्रे रख देता है। अक्षरा देखती है कि ट्रे में ब्लैक कॉफी और साथ में सैंडविच रखे हुए हैं। अक्षरा ये देखकर कुणाल की ओर देखकर बोली, कुणाल ये क्या है? कुणाल अक्षरा के सामने रखी चेयर पर बैठकर कहता है, यारा आई थिंक इसे ब्लैक कॉफी और सैंडविच कहते हैं हमारी भाषा में तो। अक्षरा चिढ़ते हुए बोलती है, आई नो, लेकिन ये है किसके लिए? कुणाल उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारे लिए। अक्षरा, बट मैंने अपने लिए कोई खाना नहीं मंगाया था। कुणाल ये सुनकर कुछ कहता उससे पहले अग्नि बोल पड़ता है, अब आ गया है खाना तो तुम खा लो चेरी, इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? कुणाल अब जाकर अग्नि को देखता है और फिर उसे इग्नोर कर अक्षरा की ओर देखकर प्यार से कहता है, यारा मुझे छोटा पैकेट ने फ़ोन करके बताया था कि तुम चौहान मेंशन से ठीक से ब्रेकफास्ट करके नहीं गई हो और आपको उस लाडली प्रिंसेस ने मुझे शख्स हिदायत दी है कि मैं तुम्हें खाना खिलाकर रहूं। उसी के कहने पर मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी और सैंडविच लेकर आया हूं, अब जल्दी से इसे फिनिश करो, उसके बाद अपना काम कर लेना। अक्षरा जब ये सुनती है तो एक गहरी सांस लेती है और फिर अग्नि की ओर देखकर कहती है, आपको भूख लगी थी ना, अभी आप खा लीजिए। अग्नि एकदम से कहता है,
मर गई मेरी भूख, अब तुम ही खा लो, वैसे भी लिटिल कैट ने ये तुम्हारे लिए भेजा है, अगर पता चला कि मैंने इसे खा लिया है तो वो घर पर मेरा दिमाग खा लेगी। कुणाल धीमे से खुद से कहता है, उसके लिए तो दिमाग होना चाहिए, तभी तो छोटा पैकेट आपका दिमाग खाएगी। अग्नि उसके पास में ही बैठा था लेकिन फिर भी उसको कुछ ठीक से सुनाई नहीं दिया। वो कुणाल की तरफ देखकर कहता है, कुछ कहा तुमने? कुणाल चेयर से खड़ा होकर कहता है, नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस इतना कहता था कि अक्षरा तुम अच्छे से अपना ब्रेकफास्ट करो, मैं तब तक एक मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। अक्षरा ये सुनकर एक स्माइल के साथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। कुणाल ये देखकर कैबिन से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद अक्षरा सैंडविच खाने लगती है और साथ में कॉफ़ी भी पीने लगती है। खाते पीते हुए ही अक्षरा अपनी एक फाइल भी रीड कर रही थी और अग्नि सामने बैठकर उसे खाना खाते हुए देख रहा था। अक्षरा बिना उसकी तरफ देखे कहती है, खाना है तो खा लीजिए लेकिन प्लीज मेरे सैंडविच पर नज़र मत लगाए। अग्नि ये सुनकर अपनी नज़रें फेर लेता है और कहता है, ये तुम्हारा सेवियर कैसे है वो केडी, जिसका चेहरा देखने के लिए तुम इतनी एक्साइटेड हो? अक्षरा अग्नि की ओर देखकर कहती है, मिस्टर किलर, अगर कोई आपको मौत के मुंह से बचाता है तो आपको नहीं लगता कि आपको उससे जानना चाहिए, उससे थैंक्स कहना चाहिए? अग्नि उसे देखकर हुए कहता है, ऑफकोर्स मुझे जानना है, अगर कोई मुझे मौत के मुंह से बचाता है मैं उसके बारे में सच कुछ जानना चाहूँगा। अक्षरा, बस फिर मैं भी उनका फेस देखना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि जिन्होंने मुझे बचाया है वो कैसे दिखते हैं। अग्नि, उसने तुम्हें बचाया किस चीज़ से? अक्षरा ये सुनकर अग्नि को घूरने लगती है और कहती है, आप क्यों बाल की खाल निकालने में लगे हैं? आप कायनात से प्यार करते हैं? मैंने पूछा क्या कि आपको कायनात से प्यार कैसे, कब, कहाँ हुआ? नहीं ना, तो बस आप भी मत पूछो मुझे से। जैसे आप मुझसे अपनी कुछ बातें शेयर नहीं कर सकते वैसे ही मैं भी अपनी बातें आपसे शेयर नहीं कर सकती। कहते हुए अक्षरा मुंह बना लेती है और अग्नि उसे अपनी आंखें छोटी कर खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगता है। मतलब सीरियसली अग्नि इस लड़की के लिए अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर यहाँ बैठा था ताकि उसकी चेरी उसकी आंखों के सामने अच्छे से खाना खा सके, और उल्टा उसकी चेरी ही उसे दो बातें सुना रही है। अक्षरा एक बार फिर बोली, अब आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जब आपकी भूख मर चुकी है तो जाकर पुलिस स्टेशन में उसकी मौत की रिपोर्ट लिखवा कर आ जाए या फिर अपने ऑफिस चले जाए। अग्नि, ये बिना सिर पैर वाली बातें आती कहाँ से है तुम्हारे दिमाग में? एंड यू नो वॉट चेरी, इतना आज तक मैं किसी के साथ नहीं बोला जितना तुम्हारे साथ बोलता हूँ, और तुम हो कि बोल बोल कर मेरा ही दिमाग खराब कर देती हो। अक्षरा अग्नि को घूरते हुए कहती है, तो फिर मुझसे भी कम ही बोला कीजिए, क्योंकि जब भी आप मुंह खोलते हैं बकवास ही बोलते हैं। वैसे कितना बचा? अग्नि अपनी एक आईब्रो उठाकर अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, क्या कितना बचा? अक्षरा बोली, आपका दिमाग जो मैंने बोल बोल कर खराब कर दिया, अब कितना बचा है आपका दिमाग? अग्नि गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी कस लेता है और अपनी गहरी नज़रों से अक्षरा को घूरने लगता है। उसे इस वक्त अक्षरा की बातों से बहुत इरिटेशन हो रही थी। वो तो यहाँ पर बैठना भी नहीं चाहता था, लेकिन लक्ष्य का मैसेज देखकर उसे उसके डी पर गुस्सा आने लगा था कि वो उसकी चेरी को फ्लावर कैसे भेज सकता है। उन फ्लावर के इंतजार में ही अग्नि अब तक अक्षरा की बिना सिर पैर वाली बातें झेल रहा था। अक्षरा अपनी सैंडविच और कॉफ़ी ख़त्म करके कहती है, वैसे मिस्टर किलर, आज आपकी संगीत सेरेमनी होने वाली है, आपने डिसाइड किया कि आज रात आप कौन से गाने पर डांस करने वाले हैं? अग्नि इरिटेट होकर कहता है, मेरे पास इन फालतू की चीज़ों के बारे में सोचने के अलावा और भी बहुत काम है। अक्षरा, तो फिर जाकर अपना काम कीजिए ना, आप यहाँ मेरे ऑफिस में धरना रखकर क्यों बैठे हैं? क्या मेरे ऑफिस का इंटीरियर पसंद आ गया है? अग्नि गुस्से से कहता है, क्यों मुझे अपने ऑफिस से भगाने पर लगी हुई हो? यहाँ क्या तुमने कोई खजाना छुपा रखा है जो मैं उसे चुरा कर भाग जाऊंगा? अक्षरा कुछ कहती उससे पहले हो कैबिन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अक्षरा अग्नि को घूरती हुई कहती है, कमिंग। बाहर खड़ी ईशा जैसे ही ये सुनती है वो डोर खोलकर अंदर आ जाती है। ईशा के हाथ में इस वक्त एक बुके था जिसमें हर तरह के फ्लावर्स थे। ईशा उसे अक्षरा के सामने टेबल पर लाकर रख देती है और कहती है, मैम ये आपके लिए केडी ने भिजवाए हैं और उनका इंटरकॉम पर कॉल आया था, उन्होंने कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, बाकी इन फ्लावर्स में देख लेना, कुछ छोटी सी चिट होगी। कहकर ईशा चुप हो जाती है। अक्षरा एक स्माइल के साथ कहती है, थैंक यू ईशा दी। ईशा ये सुनकर जल्दी से वहां से चली जाती है क्योंकि अग्नि उसे और उन फ्लावर्स को अपनी खा जाने वाली नज़रों से घूर कर देख रहा था, जैसे वो अपनी आंखों से ही ईशा और इन फ्लावर्स को भस्म कर देगा। अक्षरा मुस्कुराते हुए उन फ्लावर्स को देखने लगती है और तभी उसकी नज़र फ्लावर्स के बीच एक येलो कलर की चिट पर जाती है। अक्षरा उस चिट को अपने हाथ में लेकर फ्लावर्स को साइड में रख देती है और जैसे ही उस चिट को खोलने वाली होती है उसकी नज़र अग्नि पर चली जाती है, जो बहुत क्यूरोसिटी से उसके हाथ में पकड़ी हुई चिट को देख रहा था।
अक्षरा उसे इग्नोर कर चिट को खोलती है तो देखती है कि उसमें आज रात मिलने की टाइमिंग और प्लेस का एड्रेस दिया हुआ था, और साथ में नीचे कोने में चिट पर लिखा हुआ था योसेवी उर्फ केडी। ये देखकर अक्षरा के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो खुशी से कहती है, वाओ, आज मिस्टर सेवियर खुद मुझसे मिलने वाले हैं, ये आज तो मैं उनका चेहरे देखकर ही रहूंगी। अग्नि जब ये सुनता है तो अपनी गहरी आंखों से अक्षरा को देखकर कहता है, चेरी, मुझे एड्रेस और टाइमिंग बताओ, मैं भी तुम्हारे साथ उस केडी से मिलने जाऊंगा। क्या भरोसा अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। अक्षरा बोली, मिस्टर किलर बचाने वाले कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और मुझे मिस्टर सेवियर पर पूरा भरोसा है, और आप पर इन फालतू के काम के अलावा और भी बहुत काम होते हैं, तो आप अपने वो काम कीजिए। और टाइमिंग ना रात की है, और रात को तो आपका संगीत है, ना तो आप वहां झूमना नाचना। ओके। अग्नि अक्षरा को एक नज़र देखता है और फिर चेयर से खड़ा होकर टेबल पर रखे हुए बुके पर जोर से अपना हाथ मारता है, जिससे वो बुके उड़ता हुआ सीधा दूर जाकर फ्लोर पर गिर जाता है। अग्नि ये देखकर एक तिरछी स्माइल करता है, जैसे पता नहीं उसने कितना बड़ा काम कर दिया हो। और वहीं अक्षरा ये देखकर गुस्से से अग्नि को घूरने लगती है और वो चेयर से खड़ी होकर अग्नि के सामने जाकर गुस्से से कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सेवियर के फ्लावर्स को ऐसे फेंकने की। मगर अग्नि अक्षरा की बात का कोई जवाब नहीं देता, वो उसे इग्नोर करके उसके कैबिन से बाहर चला जाता है। अक्षरा उसे जाते हुए देख खुद से कहती है, बहुत शौक है ना मिस्टर किलर आपको मेरे सेवियर के फ्लावर्स उड़ाने का। अब आप कल देखना कल कैसे मैं आपके तोते उड़ाती हूँ। अगर मैंने भी कल से आपका जीना हराम नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी अक्षरा सिंघानिया नहीं। एपिसोड 40। अग्नि अपने कैबिन से निकलकर ईशा के कैबिन में चला जाता है और सामने बैठे लक्ष्य से कहता है, तुम्हें अब यही जॉब करनी है क्या। लक्ष्य जैसे ही ये सुनता है वो झट से चेयर से खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं सर, चलिए चलते हैं। अग्नि ये सुनकर ऑफिस से बाहर जाने लगता है और पीछे लक्ष्य ईशा को अपना हाथ हिलाते हुए बाय करता है। ईशा भी एक स्माइल के साथ लक्ष्य को बाय करती है। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्य और अग्नि दोनों ही चौहान इंडस्ट्री पहुंच जाते हैं। अग्नि कार से निकलकर तेज कदमों से लिफ्ट में जाता है और फिर अपने टॉप फ्लोर पर जाकर अपने कैबिन में चला जाता है। जैसे ही अग्नि कैबिन में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी हेड चेयर पर ध्रुव बैठा हुआ था। अग्नि ये देखकर ध्रुव के सामने वाली चेयर पर बैठकर कहता है, भाई आप मेरे कैबिन में क्या कर रहे हो। ध्रुव एक शरारती स्माइल के साथ कहता है, मैं तो देखने आया था कि तुम कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ आया तो पता चला शहजादे ऑफिस पहुंचे ही नहीं। अग्नि अपनी नजरें इधर उधर करके कहता है, अब भाई वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया था तो बस कार को रिपेयर करवाने में टाइम लग गया। ये बहाना सुनकर ध्रुव की हंसी छूट जाती है और वो अग्नि को देखकर कहता है, अग्नि कम से कम बहाना तो अच्छे से बना लेते, तुम्हारी कार के आगे पीछे बॉडीगार्ड की 3-4 कार चल रही थी। अगर तुम्हारी कार का टायर पंचर हो गया था तो तुम किसी दूसरी कार में बैठकर ऑफिस आ सकते थे, लेकिन लगता है तुम कार का टायर खुद ही बदलने में लग गए थे। अग्नि जब ध्रुव को खुद पर हंसता हुआ देखता है तो वो चिढ़कर कहता है, भाई हंसना बंद कीजिए, और मैं गया था चेरी से मिलने के लिए उसकी फर्म में, यही सच है। ध्रुव अपनी हंसी को रोककर कहता है, पर तुम तो उसके लिए कुछ फील नहीं करते, और सुबह ही घर पर देखा तो था तुमने उसे, तो उसकी फर्म में जाने की क्या जरूरत आन पड़ी। अग्नि एक बार फिर बहाना बनाकर कहता है, लेकिन इस वक्त उसका बहाना ध्रुव पकड़ नहीं पाता। अग्नि सीरियस होकर कहता है, भाई मैं चेरी से विराज अंकल और अवनी आंटी की डेट कैसे हुई थी ये पूछने गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं, बस इतना कहा था कि मैं सच बर्दाश्त नहीं पाऊंगा, और जब उसे लगेगा कि मैं सच सुनने के काबिल हूं तो वो खुद ही मुझे सारा सच बता देगी। ध्रुव भी सीरियस होकर कहता है, जानना तो मुझे भी है ये, लेकिन अक्षरा और अहाना इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताएंगी, इसीलिए मैंने अपने आदमियों को बोल दिया है इस बारे में पता करने के लिए। आई होप जल्दी ही हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अग्नि और ध्रुव कुछ देर तक बात करते हैं और फिर ध्रुव अपने कैबिन में जाके अपना काम करने लग जाता है और अग्नि अपने फ़ोन में अक्षरा के पेरेंट्स की फ़ोटो देखने लगता है। उसे सच में विराज अंकल और अवनी आंटी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि जब अग्नि छोटा था तो सबसे ज़्यादा अपना टाइम इन्हीं के साथ स्पेंड करता था। अग्नि ने अपनी लाइफ के 11 साल विराज और अवनी के साथ बिताए थे। अग्नि कुछ पल फोटो को देखता है और फिर अपने फ़ोन से अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है। दूसरी तरफ से जैसे ही बॉडीगार्ड फ़ोन उठाता है, अग्नि अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, जहाँ भी हो अपना काम वाम छोड़ो और अक्षरा पर नज़र रखने के लिए उसकी फर्म में जाओ, और वो शाम के टाइम के बाद कहाँ कहाँ जाएगी मुझे हर एक मिनट में ये इन्फॉर्म करते रहना, और अगर एक पल के लिए भी वो तुम्हारी नज़रों से गायब हुई तो तुम इस दुनिया इस गायब होने के लिए तैयार रहना। कहकर अग्नि कॉल कट कर देता है और फिर एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, चेरी तुम्हारे उस सेवियर से तो मैं भी मिलूंगा,
मुझे भी देखना है आखिर दिखा कैसा है वो जिसका चेहरा देखने के लिए मेरी चेरी इतनी बेताब है। अग्नि जब मेरी चेरी कहता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और वो खुद से कहता है, इस चेरी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब पता नहीं आगे चलकर और कितना दिमाग की दही करने वाली है। वेट, मैं चेरी की तरह बात क्यों कर रहा हूँ? दिमाग का दही? सीरियसली अग्नि, तू चेरी की संगत में रहकर उसके जैसा बन रहा है धीरे धीरे। अग्नि अपना सिर झटकर अपना काम करने लगता है। रात के 8 बजे चौहान मैंशन को किसी महफिल की तरह सजाया हुआ था। चारों तरफ से मैंशन बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। हॉल में इस वक्त सभी बैठे हुए थे शिवाय अक्षरा के। अग्नि इस वक्त हॉल के सोफे पर बैठा हुआ था। उसके बगल में ही कायनात पूरी सज संवर कर बैठी हुई थी और सामने स्टेज पर हुए डांस को मुस्कुराती हुई देख रही थी। वहीं अग्नि की नज़र बार बार अपने फ़ोन पर जा रही थी। उसे बस उस बॉडीगार्ड के मैसेज के आने का इंतजार था जिसे उसने अक्षरा के पीछे लगाया हुआ था। कायनात अग्नि की ओर देखकर मासूम सा चेहरा बनाकर कहती है, चौहान साहब चलिए ना, हम भी डांस करते हैं, आज हमारा संगीत है और हम ही यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम भी स्टेज पर जाकर कपल्स डांस करते हैं। अग्नि कुछ कहता उससे पहले ही उसके फ़ोन पर नोटिफिकेशन की आवाज़ आती है जिसे सुनकर अग्नि अपने फ़ोन में देखने लगता है और मैसेज देखकर वो सोफे से उठकर कायनात की तरफ देखकर कहता है, जान मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है, तुम यहाँ डांस एंजॉय करो, मैं बस अभी जाकर आता हूँ। तुम एक काम करो, विनायक के साथ डांस कर लो अब जान। कहकर अग्नि कायनात के माथे लिए एक किस करता है और फिर मेंशन से बाहर चला जाता है। उसके जाते ही कायनात अपने मन में कहती है, तुम्हारे साथ डांस ही किसे करना था, मुझे तो मेरे बेबी के साथ ही डांस करना है। कहते हुए कायनात उठकर विनायक के पास चली जाती है और फिर वो दोनों ही स्टेज पर आकर एक दूसरे की आंखों में देखकर डांस करने लगते हैं। इधर स्टेज पर ध्रुव आहाना की खुली कमर पर अपनी उंगलियां चला रहा था। वो डांस कम और शरारतें ज्यादा कर रहा था और आहाना उसे गुस्से से देख रही थी। गुस्से से उसकी छोटी सी नाक भी लाल हो चुकी थी। ध्रुव उसकी नाक पर अपनी एक उंगली टैप करके कहता है, मिस यूजलेस, क्यों गुस्से से अपनी एक छोटी सी नाक को लाल टमाटर जैसी कर रही हो, जब तुम्हें पता है कि मैं अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आने वाला। आहाना गुस्से से कहती है, ध्रुव छोड़िए मुझे, अगर बुआ जी ने देख लिया तो 100 बातें सुनाएंगी। ध्रुव आहाना की कमर पर आने दोनों हाथ रखकर उसे अपने और क्लोज लाकर उससे कहता है, मिस यूजलेस, मैं तुम्हारी तरह यूजलेस नहीं हूँ, बहुत काम का बंदा हूँ मैंने अपने इस दिमाग को लगाकर पहले ही बुआ जी के खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी और अब तक तो वो खाना खाकर उस पर कमरे में सोती हुई खराटे ले रही होगी। अब चाहे तुम उसके कान में ही जाकर जोर से चिल्लाओ, वो तब भी नहीं उठने वाली। तो अब आराम से डांस को एंजॉय करो और बुआ जी के टॉपिक को रखो साइड में। आहाना गुस्से से, ध्रुव अगर विच। आहाना का इतना कहना और ध्रुव ने अपने होठों पर अपनी जीभ फेरनी स्टार्ट कर दी। आहाना ये देखकर अपना थूक गटकती है और कहती है, ध्रुव अगर मेरे फ्योसे ने मुझे आपके साथ डांस करते हुए देख लिया तो वो मुझसे नाराज हो जाएंगे। ध्रुव अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, उस साले की नाराजगी की बड़ी फिक्र सता रही है तुम्हें, और मेरा क्या, जो हर पल तुम्हारे लिए तड़पता रहता है, उसका तुम्हें जरा सा भी ख्याल नहीं है। और वो साला तुम्हारा फियोंसे कुछ नहीं जान पाएगा और इस वक्त तो वो किसी क्लब में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चुम्मा चाटी कर रहा है। आहाना ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर गुस्से से ध्रुव से कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते रे, अभी थोड़ी देर मैंने उनसे खुद फ़ोन पर बात की है, उन्होंने कहा है कि वो अभी अपने ऑफिस में है, उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ध्रुव अपनी आंखें छोटी कर आहाना को घूरता हुआ कहता है, इसलिए मैं तुम्हें मिस यूजलेस कहता हूँ क्योंकि तुम किसी काम की नहीं, कभी अपना ये छोटा सा दिमाग यूज भी कर लिया करो। अरे तुम यहाँ घर पर हो, उसके ऑफिस में थोड़ी ना, जो तुम्हें पता है कि वो ऑफिस में ही बैठा है या कहीं और। सच्चाई की मूरत नहीं है वो जो तुझे सब सच सच बता देगा। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम डॉक्टर कहीं रिश्वत देकर तो नहीं बनी। आहाना गुस्से से, ध्रुव आपको जिसके बारे में जो कहना है कहिए, लेकिन मेरे प्रोफेशन पर सवाल मत उठाए। मैं अपनी मेहनत से डॉक्टर बनी हुई, ये मेरी मॉम का ड्रीम था कि मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूं। कहते हुए भी आहाना की आंखें नम हो चुकी थी। ध्रुव जब ये देखता है तो उस अपनी कही हुई बात पर अफसोस होता है, मगर फिर वो आहाना का हाथ पकड़ता है और उसे मेंशन से बाहर ले जाकर अपनी कार में बिठा देता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। आहाना अपनी नमी भरी आंखों से ध्रुव को देखते हुए कहती है, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ध्रुव ड्राइविंग करते हुए कहता है, उस साले से मिलवाने जा रहा हूँ जिसकी झूठी है भी तुम्हें सच्ची लगती है। आहाना ये उनकी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। एक सुनसान रोड पर अक्षरा इस वक्त बाइक के टेक लगकर अपने फोन में कुछ देख रही थी। वहीं उससे बहुत ही दूरी पर अग्नि अपनी कार में बैठा हुआ अक्षरा को देखता था।
उस रोड पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, बस अक्षरा जहां खड़ी थी उसके आसपास ही लाइट्स जली हुई थी। बाकी अग्नि की कार अंधेरे में खड़ी थी, जिस वजह से अक्षरा अग्नि की कार को देख नहीं पाती। कार में बैठा अग्नि अक्षरा को देखता खुद कहता है, इस लड़की को डर नहीं लगता क्या? ऐसे सुनसान सड़क पर खड़ी है, वो भी एक अजनबी के लिए। अच्छा हुआ इसे देखने के लिए यहाँ आ गया, वरना ये लड़की अकेले ही यहाँ खड़ी रहती। लक्ष्य, जो अग्नि की पिछली सीट पर आराम से लेटा हुआ था, वो धीरे से कहता है, बॉस अभी भी मिस लॉया अकेले ही खड़ी है, आप उनके साथ वहाँ नहीं खड़े हैं। अग्नि ये सुनकर गुस्से से पीछे देखता है और लक्ष्य को घूरते हुए कहता है, तुम अपनी जुबान बंद हो रखो, तुम्हें साथ में इसलिए नहीं लेकर आया हूँ ताकि तुम मुझे लेक्चर सुना सको। लक्ष्य ये सुनकर मुंह बना लेता है और कहता है, मैंने कौन सा आपके साथ जबरदस्ती आया हूँ, मुझे तो आप जबरदस्ती लेकर आए हैं, और भूलिए मत मैंने ही आपको मैसेज करके बताया था कि मिस लॉया आज केडी से मिलने वाली है। अग्नि उससे अपनी नजरें फेरकर अक्षरा की ओर देखकर कहता है, हाँ मैं भुला नहीं हूँ इस बात को, और इसी बात के लिए मैं तुम्हें इस महीने डबल बोनस दूंगा। लक्ष्य जैसे ही ये सुनता है उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, फिर तो मैं इसी तरफ मिस लॉय के बारे में जानकारी इकट्ठा करके इस दानव को बताकर बहुत सारा बोनस पा सकता हूँ, फिर मेरे पास बहुत पैसे होंगे जिनसे मैं ईशा और अपने आने वाले बच्चों के लिए बहुत कुछ खरीदूंगा। कहते हुए लक्ष्य अपनी और ईशा की शादी इमेजिन करने लगता है और साथ में अपने बच्चों को भी। अक्षरा खड़ी थी कि तभी उसके सामने एक बाइक आकर रुकती है। ब्लैक आउटफिट पहने वो 6 फुट 3 इंच का लड़का बाइक से उतरता है और अपना हेलमेट उतार कर अक्षरा के सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि केडी था, जो अक्षरा से मिलने आया था। अग्नि और लक्ष्य दोनों ही अंदर कार में बैठे हुए उन दोनों को अपनी तीखी नजरों से देखने लगते हैं। अक्षरा केडी को देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, कहिए मिस्टर सेविया, आपने मुझे इतनी रात को इस अंधेरे से इलाके में क्यों बुलाया? कहीं इस अंधेरे इलाके में मुझे मार गिराने का तो प्लान नहीं है आपका? केडी मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स नोट अक्षरा, मेरे हिसाब से जिसे मैं एक बार बचा लेता हूँ उसे मैं खुद कभी चोट नहीं पहुँचाता, और तुम तो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, तो तुम्हें मैं नहीं मारने वाला। अक्षरा, तो फिर जल्दी से अपनी इस स्पेशल वन को अपना चेहरा दिखा दीजिए। केडी, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखा तो दूं, लेकिन मुझे डर है। अक्षरा झट से बोली, मिस्टर सेविया, आपको मुझसे किस बात का डर है? मैं आपको खा थोड़ी ना जाऊंगी। केडी अक्षरा की आंखों में देखकर कहता है, खाने की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरा चेहरा देखने के बाद कहीं मुझे 4 बातें ना सुनाने लग जाओ और कहीं मुझसे नाराज ना हो जाओ। मैं तुम्हें खुद से नाराज होते हुए नहीं देख सकता। अक्षरा मुस्कुराती हुई कहती है, मिस्टर सेवियर डोंट वरी, मैं आपका चेहरा देखकर ना ही आपसे नाराज होने वाली और न ही आपको 4 बातें सुनाने वाली हूँ। केडी अपना हाथ आकर के सामने करता हुआ कहता है, प्रॉमिस। अक्षरा मुस्कुराती हुई अपना हाथ केडी के हाथ में रख देती है और बोलती है, पक्के वाला प्रॉमिस। वही कार में बैठा अग्नि जैसे ही अक्षरा और केडी के हाथ को देखता है, गुस्से से वो अपने दोनों हाथ स्टीयरिंग पर कसने लगता है, जैसे अभी वो स्टीयरिंग को उखाड़ ही फेंकेगा। लक्ष्य जब ये देखता है तो पीछे से अग्नि के कंधे और हाथ रखकर बहुत ही आराम से कहता है, बॉस अपना गुस्सा स्टीयरिंग पर मत निकालिए, हमें वापस घर भी जाना है। अग्नि ये सुनकर अपनी जलन और गुस्से भरी नजरों से लक्ष्य को एक नज़र देखता ही, जिससे लक्ष्य झेप जाता है और सामने की ओर देखने का इशारा करता है। अग्नि स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ ढीली करता हुआ सामने की ओर देखने लगता है, जहां पर अब केडी अपना मास्क उतारने वाला था। अक्षरा एक्साइटेड होते हुए केडी की तरफ एक देख रही थी, जो अपना मास्क उतारने ही वाला था। कुछ ही पल बाद केडी का हैंडसम फेस अक्षरा के सामने था। गोरा रंग, परफेक्ट जॉलाइन, पतले होठ, दिखने में बिल्कुल हीरो जैसा। दूर बैठे अग्नि और लक्ष्य जब केडी का फेस देखते ही तो वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, लेकिन केडी के सामने खड़ी अक्षरा अपनी हैरान भरी नजरों से केडी के फेस को देखती है और धड़ाम से नीचे जमीन पर अपने पैर क्रॉस करके बैठ जाती है। अपने सिर पर अपना एक हाथ रखकर केडी की तरफ देखती हुई कहती है, आप केडी है? केडी मीन्स कर्ण दीवान। क्या होगा कल शादी में? कौन है कर्ण दीवान उर्फ केडी, जिसे देखकर अक्षरा चौंक गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।